नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका भी एनके 24 यूट्यूब चैनल पर। बहुत बहुत साथियों, हमारा फेमस कोड है कि आपका आज तय करेगा आप कल कहाँ रहने वाले हो। आज की हुई हमारे प्रयास व निर्णय ही हमारे भविष्य की नींव रखते हैं। आज हम बात करने जा रहे हैं थोड़ा सा, आज बाज़ार का भी माहौल ठीक ठाक नज़र आया। बेसिकली अच्छा बाज़ार का माहौल अच्छा क्यों हुआ, क्योंकि अमेरिका के जो कंज्यूमर के आंकड़े आए हैं ना, जो वहाँ के लोग कंज्यूम कर पा रहे हैं वो बेहद ख़राब आए हैं। अब आप ये सोचोगे कि यार आंकड़े इतने ख़राब आए हैं उसके बाद भी बाज़ार का इतना अच्छा माहौल क्यों? क्योंकि वहाँ पर बाज़ार के आंकड़े ख़राब आने का मतलब है कि रेट कट रेपो रेट में फिर से बदलाव होगा और ज़्यादा होगा। इसलिए वहाँ के बाज़ारों पे 8 दिन की जो गिरावट थी उस पर कहीं न कहीं रोक लगी। मतलब जो एक बार से गिरावट चली आ रही थी 8 दिन से कंटिन्यू, उस पे कहीं न कहीं रोक लगी। तो ये बाज़ार के लिए अच्छा सेंटिमेंट माना जाएगा। तो ये एक अच्छा रहा बाज़ार के लिए। जैसा मैं बोल रहा था कि कहीं न कहीं ये जो गिरावट है ना, ये सेंटिमेंट की गिरावट है। और जिन स्टॉक में अर्निंग नहीं है ना, जो महंगे हैं, पी रेशो से महंगे हो चुके हैं, वो तो गिर रहे हैं, उसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन जैसे अभी डाउ जोन और नैस्डैक की थोड़ी सी गिरावट पर ब्रेक लगा है और अच्छा, और नैस्डैक का जो फ्यूचर है, डाउ जोन का फ्यूचर है, वो भी ठीक ठाक नज़र आ रहा। तो इसलिए थोड़ा सा अभी आज का जो माहौल है वो ठीक रहा। ट्रेडरों के लिए जहाँ जिसके भाव आ रहे हैं, दो तरह के ट्रेडर हैं। एक तो हैं जिसके भाव आ रहे हैं वो निकल कर भागना चाह रहे हैं कि यार निकल जाओ, जितना मिल रहा है निकाल लो, बात ख़त्म। एक ऐसे हैं कि यार जिनको बढ़िया डीप में ख़रीदने का मौका तलाश रहे हैं। बहुत से लोग ख़रीद नहीं पा रहे थे अच्छे स्टॉक, बोले यार अब गिरावट में है, ख़रीद सकते हैं। दोनों तरह के हैं। लगे साथ हम बात भी कर तो आज कुल मिला के बाज़ार का माहौल सही रहा। डिपेंड करता है कि आज एफआईआई के आंकड़े क्या आते हैं। एफआईआई ने आज बिकवाली करी या ख़रीदारी की है, उसी को डिपेंड होगा कि आगे बाज़ार की दिशा और दशा क्या रहने वाली है। तो कुल मिला के अभी तक तो ठीक है। बात करें मलयालम स्टील के आईपीओ की, तो मलयालम स्टील जो 19 तारीख से 23 तारीख के बीच में खुला है, मतलब आज का खुला था ये। फेस वैल्यू 10 की है ये 41.76 करोड़ रुपए, मतलब 41 करोड़ 76 लाख रुपए आईपीओ के जरिए जुटाना चाहती है। और पूरा का पूरा फ्रेश इशू है, मतलब जितना भी पैसा है पूरा कंपनी के ही खाते में जाने वाला है। बात कर लेते हैं प्राइस बैंड की। साथियों, 85 रुपये से लेकर के 90 रुपये का प्राइस बैंड कंपनी ने डिक्लेयर किया है। और 1600 शेयरों का एक लॉट है। अगर आपको एक एप्लीकेशन लगानी है तो आपको 1600 शेयरों के लिए लगानी पड़ेगी और आपको 1,44,000 रुपये जैसे लगाने पड़ेंगे। ये है। अब आईपीओ की बात करें तो 19 दिसंबर से आईपीओ ओपन हुआ, 23 दिसंबर को ये आईपीओ क्लोज होगा और 24 दिसंबर को इसकी अलॉटमेंट की डेट है। किसको आईपीओ लगा किसको नहीं लगा तो 24 दिसंबर को है। और 26 दिसंबर को 25 दिसंबर की चूँकि छुट्टी है, अब क्रिसमस डे है, तो 25 दिसंबर की शेयर बाज़ार की छुट्टी है। और 26 दिसंबर को जिसको अब आईपीओ लगा होगा उसके डीमेट अकाउंट में रिफ़ंड कर दिए जाएंगे। अगर नहीं लगा होगा तो रिफ़ंड हो जाएगा, लग जाएगा तो उसके डीमेट अकाउंट में पैसे आ जाएंगे। 27 दिसंबर को इसकी लिस्टिंग है और ये एनएससी में लिस्ट होगी। एसएमई सेक्टर की ये कंपनी है। अब बात कर लेते हैं कोटे की। चूँकि 41 करोड़ रुपए जुटाना चाहती है, जो कोटा है 10% कोटा क्यूआईबी के लिए रखा गया है, क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर। और जो एनआईआई है उनके लिए 45% कोटा रखा गया है और जो नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर हैं उनके लिए 45% कोटा रिजर्व रखा गया है। बात कर लेते हैं कि कंपनी साथियों कब बनी थी। तो ये जो तुम्हारा न्यू मलयालम स्टील करके कंपनी है, ये 2017 में इनकॉर्पोरेट हुई थी। 7 साल ज़्यादा पुरानी कंपनी है। प्रमोटर के पास में अभी आईपीओ से पहले 100% का हिस्सा था, जो आईपीओ आने के बाद में 73% का हिस्सा रह जाएगा, जो कि काफ़ी हेल्दी होल्डिंग मानी जाएगी। क्योंकि 50 से ऊपर अगर हेल्दी होल्डिंग की कंसिडर की जाती एसएमई सेक्टर में है। अगर बात कर लेते हैं इसके प्रमोटर, तो दिव्य कुमार जैन है इसके प्रमोटर हैं। तुम्हारे अंकुर जैन है वो इनके प्रमोटर हैं। महेंद्र कुमार जैन है वो इनके प्रमोटर हैं। और एक वाजवली डेगिस वार्सस करके हैं, वो इनके प्रमोटर हैं। हम लोग थोड़ा सा धंधे की बात कर लेते हैं। इसका जो धंधा है, एक तरह से जो आपने ग्रिल देखी होंगी गांव में या टाउन सिटी में, जो शहरों में बिल्डिंगों के ऊपर जो ग्रिल लगती है ना, उसमें जो पाइप लगते हैं छेपटे गोल, वो पाइप बनाने का काम करते हैं। स्टील ट्यूब वगैरह पाइप वगैरह ये कंपनी मैन्युफैक्चरिंग करती है। इसी सिमिलर इंडस्ट्री में तुम्हारा अपोलो है या तुम्हारा हरिओम पाइप है, इस तरह की सिमिलर इंडस्ट्री की है वो है। कंपनी के पास में वर्तमान में ऑल ओवर 140 से ज़्यादा कर्मचारी काम करते हैं।
धंधा हमने समझ लिया क्या है। और ये कंपनी B2B और B2C में काम करती है। मतलब B2B और B2C ये हो गया कि B2B का मतलब है बिजनेस टू बिजनेस। अगर आपका बड़ा कोई हार्डवेयर की शॉप है तो आप और एज अ डिस्ट्रीब्यूटर के माध्यम से फैक्ट्री से भी ला सकते हो। और B2C मान लो आपको बड़ा कोई बिल्डिंग बनानी है, बड़ा कोई काम कराना है, मतलब बड़े लेवल पे कोई काम करना है, तो आप डायरेक्ट जाकर फैक्ट्री से भी ले सकते हो। आप कस्टमर हो, आप जाकर फैक्ट्री से ले रहे हो तो आप B2C में आ जाओगे, बिजनेस टू कस्टमर। और B2B में वो आएगा जिसकी हार्डवेयर की दुकान है और वो जाकर फैक्ट्री से लाएगा, अपने यहाँ रखेगा, फिर उसे धीरे धीरे डिस्ट्रीब्यूट करेगा। तो B2B और B2C में आती है। कंपनी का जो अधिकतर रेवेन्यू है ना वो GP पाइप से आता है, जिसमें भी 2-3 तरह के पाइप होते हैं। तो कंपनी का जो अधिक रेवेन्यू है वो GP पाइप से आता है, ये कंपनी ने बताया। कंपनी के एसेट वगैरह पे साथियों नज़र डाल लेते हैं कि कंपनी का एसेट क्या है। तो कंपनी का जो एसेट की बात करें 2022 में इस कंपनी के जो एसेट हुआ करते थे वो 90 करोड़ हुआ करते थे। 2023 में 87 करोड़ हो गए, 2024 में 117 करोड़ हो गए। और जो 2024 का TTM ट्रेलिंग 12 मंथ का जो डाटा इन्होंने दिया है उसमें 110 करोड़ के एसेट इन्होंने दिखाए हैं। रेवेन्यू की बात करें तो कंपनी का जो रेवेन्यू 2022 में 323 करोड़ हुआ करता था, 2023 में 359 करोड़ हो गया। 2024 की बात करें तो 303 करोड़ का रेवेन्यू कंपनी ने दिखाया है। और जो ट्रेलिंग 12 मतलब TTM बेसिस की अगर बात कर लें कि ये TTM बेसिस पे कितना रेवेन्यू दिखा रही कंपनी, तो लगभग 155 करोड़ जैसा रेवेन्यू दिखा रही है। प्रॉफिट की बात करें तो इस कंपनी का जो प्रॉफिट 2022 में 6 करोड़ 73 लाख हुआ करता था और 2023 में 6 करोड़ रह गया। और 2024 की बात करें तो इनका जो सर रेवेन्यू भी 2023-24 में कम रहा, उसी के अगेंस्ट में इसका जो प्रॉफिट है वो 4 करोड़ 27 लाख रुपए रहा। और इनका हो सकता है कोई इन्वेंट्री फंस गई होगी, किसी को माल दिया हो, वो पैसा नहीं आ पाया हो, तो उस बैलेंस शीट पर शो नहीं हो रहा हो। और जो ट्रेलिंग 12 मंथ है TTM बेसिस पर जो प्रॉफिट दिखा रही है कंपनी वो 5 करोड़ 19 लाख का दिखा रही है। मतलब हो सकता है पिछली कोई इन्वेंट्री भी बढ़ रही है जो 3 क्वार्टर में वो शो हो रही है, मतलब 3 क्वार्टर में दिखा रहे हैं, ये समझ लिया। ROC की बात करें कंपनी की ROC 11% की है, 10.55, बहुत ही अच्छी मानी जाएगी। ROC की बात करें रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड की, तो कंपनी का 17.60 का ROC है जो काफ़ी अच्छा है। EBITDA मार्जिन की बात करें तो कंपनी का जो अर्निंग बिफोर टैक्स मार्जिन है साथियों वो लगभग 4 का निकल के आता है। अगर हम पैट मार्जिन की बात करें तो लगभग 1.5 का है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मार्जिन, ठीक है, इतना कोई ज़्यादा नहीं। EPS की बात करें कि कंपनी का कितना EPS निकल के आता है, तो साथ ही उसका जो अर्निंग प्रति शेयर निकल के आ रहा है वो 3.38 का निकल के आता है, जो ठीक ठाक है। रिटर्न ऑन नेटवर्थ की बात करें कि कंपनी की जो रिटर्न ऑन नेटवर्थ है वो क्या निकल रही है, तो साथ ही उसकी रिटर्न ऑन नेटवर्थ जो है वो 11 की निकल के आती है, जो ठीक है, मतलब ऑल ओवर अपने पीयर कंपटीटर से ठीक है। नेट एसेट वैल्यू की बात करेंगे कि कंपनी के जो वैल्यू है ना वो एसेट का अगेंस्ट में क्या नज़र आ रहे हैं, तो लगभग 32 का है, जो ठीक है। P रेशो की बात करें, प्राइस टू अर्निंग रेशो की, कंपनी का जो P रेशो है वो कितने का निकल के आता है, या हम जिस भी IPO का कर रहे हो बहुत सी चीज़ें देखनी होती है, तो उसको भाई P रेशो बहुत, कोई भी कंपनी अगर कोई चीज़ प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग करती है तो उसमें P रेशो बहुत ही एक रोल प्ले करता है इंपॉर्टेंट, तो ये चीज़ देखनी होती है। लगभग इसका 25 का P निकल के आता है, जो ठीक है। अगर हम प्राइस टू बुक वैल्यू की बात करें तो ये अपने 2 के प्राइस टू बुक वैल्यू पे आ रही है। SME सेक्टर की कंपनी है, अपने प्राइस वैल्यू के हिसाब से देखा जाए तो ठीक ठाक है। अगर हम इस कंपनी की बात करें कि कंपनी 41 करोड़ रुपए जो IPO के जरिए जुटाना चाहती है, ये 41 करोड़ रुपए जुटाने के बाद इस कंपनी की जो मार्केट के अंदर वैल्यू बनेगी, मतलब कितने करोड़ रुपए की इस कंपनी की वैल्यू बनने वाली है, तो साथ ही उस कंपनी की जो वैल्यू बनेगी वो 155 करोड़ रुपया बनेगी। मतलब ऑल ओवर नेटवर्थ जो बन के आएगी कंपनी की 155 करोड़ रुपया बन के आएगी। अब समझ लेते हैं कि पर्पज़ ऑफ IPO क्या है, कि IPO का पर्पज़ क्या है। इन्होंने क्या बताया कि भाई ये क्या करना चाहते हैं, बेसिकली जो 41-42 करोड़ रुपया ये जुटाना चाहते हैं उस 42 करोड़ का करेंगे क्या। तो ऐसा प्रमोटर ने बताया कि इनको अपनी टेक्नोलॉजी को अपग्रेड करने के लिए कुछ मशीनरी वगैरह, इलेक्ट्रिशियन मशीनरी खरीदनी है, ऐसा प्रमोटर ने बताया। और एक तरफ ये क्या सोलर पैनल की तरफ भी जाना चाह रहे हैं। इनका एक ऐसा प्लान है कि हम सोलर पैनल में अपनी कुछ एक यूनिट डाल दें, ताकि हमारा जो भविष्य में सोलर पैनल की तरफ सरकार जो MSME का और एक PIL के उसके चक्कर में ये सरकार बहुत ज़्यादा वो दे रही है ना, सब्सिडी भी दे रही है और बढ़ावा भी दे रही है। तो सरकार के बढ़ावा देने के चक्कर में ये चाह रहे हैं कि हम एक अपना प्लांट उस तरफ भी डाल दें, जैसे स्टील तब तो है ही हमारा काम, लेकिन एक हम सोलर पैनल की तरफ भी चले जाएँ और जो हम इसमें हैं इसमें कुछ मशीनरी वगैरह लगा के इसे हम अपग्रेड कर दें, मतलब थोड़े ऊँचे लेवल पे, बड़े लेवल पे कर दें।
कुछ इनको कि केरला में मशीन वगैरह अपनी वहाँ डालने के लिए ना कुछ परमिशन वगैरह लग रही है, तो वो परमिशन के लिए कुछ पैसा यूज होने वाला है, कुछ पैसा उसमें लगेगा इनका। कुछ इनको क्या जर्नल कॉर्पोरेट पर्पज के लिए चाहिए पैसा, तो थोड़ा सा वो लगेगा। ऑल ओवर देखा जाए तो ठीक ठाक ही नज़र आ रही है कि भाई पर्पज भी सही है, कोई ज़्यादा ऐसा खर्च पर्पज है नहीं। भैया अगर आप अपने आप को अपग्रेड कर रहे हो, कुछ अपनी टेक्नोलॉजी ऐड कर रहे हो अपने अंदर, तो ये प्रमोटर के लिए भी और कंपनी के लिए भी अच्छा साइन होता है कि भाई आप उस पैसे का क्या कर रहे हो। उन्होंने बोला यार मैं बात क्या है कि उस पैसे का कुछ अपने अंदर टेक्नोलॉजी है जो और लगा ले रहे हैं, मैं नहीं कर पा रहा, तो मैं ऐसा करना चाह रहा हूँ, टेक्नोलॉजी में अपने आप को अपग्रेड कर दूँगा। दूसरा सोलर पैनल की तरफ भी थोड़ा अपना फोकस डालना चाह रहे थे, तो थोड़ा सोलर पैनल तरफ भी चला जाए दिमाग कुछ थोड़ा जहाँ जब नई जगह पर आप ग्रीन फील्ड कोई भी कैपेसिटी को एक्सपेंड कर दे, तो कुछ सरकार के द्वारा कुछ परमिशन चाहिए होती है, तो उनको वो परमिशन वगैरह के लिए पैसा लग रहा है। कैसा प्रमोटर ने बताया वो भी ठीक है। ऑल ओवर कंपनी ठीक ठाक नज़र आ रही है। अगर इनका रजिस्ट्रार की बात करें तो केफिन टैग इस कंपनी का रजिस्ट्रार है। जीएमपी वगैरह ठीक ठाक चल रहा है। अगर इसके पीयर कंपटीटर की बात करें साथियों, किन्नू मलयालम स्टील जो है इस कंपनी के पीयर कंपटीटर कौन है, मतलब इसके सिमिलर इंडस्ट्री में, सिमिलर बिजनेस में, कि भाई इसी के जैसा काम कोई दूसरा कौन सी कंपनी करती है। साथियों एक तो अपना जाना माना नाम है तुम्हारा अपोलो पाइप्स। अपोलो पाइप जो है वो सिमिलर इंडस्ट्री में है, 59 का पी है, और जो ईपीएस है अर्निंग प्रति शेयर वो 26 का निकल के आता है। एक हरिओम पाइप है, हरिओम पाइप सिमिलर इंडस्ट्री में काम करती है और उसका 32 का पी है, और जो ईपीएस निकल के आता है अर्निंग प्रति शेयर उसका 20 का निकल के आता है। तो अगर साथियों अपनी पीयर कंपटीटर से देखा जाए ना कि भाई इसके जो पीयर कंपटीटर है उसके हिसाब से ये, तो उसके हिसाब से तो अपनी वैल्यू कम लेके आ रही कंपनी। भाई 10 की प्राइस टू बुक वैल्यू पे है, सबसे पहली बात तो फेस वैल्यू इसकी 10 की है, दूसरा पी रेशो 25 का है। इसी की सिमिलर इंडस्ट्री में अपोलो पाइप का पी है 59 का, और जो हरिओम पाइप है उसका जो पी है 32 का है। तो पी रेशो के हिसाब तो महंगी है, पर लेकिन अकेला पी केवल एक चीज़ नहीं कंसिडर की जाएगी यार। पी उनका हो सकता है उनका बिजनेस बड़ा है, तो उनके अंदर की जो कैपेसिटी है वो बड़ी है, ये वो छोटे लेवल पे है, तो क्योंकि छोटे लेवल पर बढ़ता जल्दी है। अब कैसा समझो, अगर तुम सपोज करो 2 रुपये कमा रहे थे और आपने अगले साल 4 रुपये कमाए, तो 2 रुपये से आपने 4 रुपये कमाए, तो मतलब आपकी जो ग्रोथ मानी जाएगी ना साथियों 100% मानी जाएगी, क्योंकि आपने 2 रुपये कमाए, अगले साल 4 रुपये कमाए, तो वो अगले साल 100% की ग्रोथ कंसिडर की जाएगी। उससे अगले साल 4 से आपने 6 रुपये कमाए, तो कमाए तो 2 ही रुपये, लेकिन आपकी जो ग्रोथ है ना वो घट के हो जाएगी 50%, मतलब 40%, क्योंकि आपने 4 रुपये पे 2 रुपये कमाए हैं, 50%। ऐसा ही अगर मान लो किसी कंपनी की जो ऑल ओवर रेवेन्यू है उसका 1 लाख करोड़ का रेवेन्यू है, जैसा अपोलो पाइप जैसी, मैं किसी भी कंपनी का आईपीओ में लगाने नहीं लगाने की आपको सलाह नहीं दे रहा हूँ, मैं बेसिक जो चीज़ें हैं वो बता रहा हूँ आपसे कि क्या क्या चीज़ होती है। किसी कंपनी ने 1 लाख करोड़ की रेवेन्यू किया, अब उसको अगर अपनी कंपनी के अंदर 20% की ग्रोथ करनी है ना, तो उसे अगले साल 1,20,000 करोड़ का रेवेन्यू करना पड़ेगा, तब जाकर उसकी 20% की ग्रोथ निकल के आएगी। और अगर किसी कंपनी ने सपोज करो 10 करोड़ का रेवेन्यू किया और उसको 20% की ग्रोथ करनी है, तो उसको मात्र कितने की 2 करोड़ की, तो 2 करोड़ का धंधा कर लेगी तो वो 20% की ग्रोथ पे आ जाएगी। तो जैसे जैसे बिजनेस बड़े लेवल पे हो जाता है तो वैसे वैसे उसको ग्रोथ करना बहुत मुश्किल रहता है, मतलब थोड़ा कंपटीशन को बहुत सी चीज़ों को फेस करना रहता है। ऐसा नहीं कि बिजनेस लाइन में आपने कुछ भी करा कुछ भी कर, बस रिलायंस है, रिलायंस लगभग 20 लाख करोड़ की कंपनी है। आज रिलायंस को यहाँ से 20 गुना नहीं हो सकती। अगर आपको अपने मार्केट में पैसा बनाना है 20 गुना 10 गुना करना, तो आपको स्मॉल कैप मिड कैप ही आपका पैसा बढ़ा कर पाएंगी। अगर आपने कोई सपोज करो जैसे 150 करोड़ की वैल्यू बनेगी इस कंपनी की, ऐसा मानो 150 करोड़ की वैल्यू आप आज अपने कंपनी खरीद ली है, स्टॉक का प्राइस रेशो के नहीं होता, आपने प्राइस कुछ भी है उससे कोई मैटर नहीं है। 150 करोड़ पे कंपनी की ऑल ओवर वैल्यू है, कंपनी ने अपने आप को अपग्रेड किया, बिजनेस किया, साल में 2 साल में 5 साल में शेयर का प्राइस बढ़ा, कुछ कंपनी ने अपना रेवेन्यू बढ़ाया। मान लो कंपनी की नेटवर्थ होगी 1500 करोड़, 150 करोड़ से कंपनी की नेटवर्थ कितनी होगी, मतलब वैल्यू कितनी होगी 1500 करोड़, तो आपका जो शेयर का प्राइस है वो भी 10 गुना हो जाएगा। मैं आपको कोई भी शेयर बेचने या खरीदने की राय नहीं दे रहा हूँ, मैं केवल जो कंपनी के अंदर बहुत सी चीज़ों को कंसिडर किया जाता है, डिफरेंट इंडस्ट्री को पढ़ने का डिफरेंट क्राइटेरिया रहता है।
ऐसा नहीं कि आप कुछ भी पढ़ोगे और किसी को भी किसी से मिल दो। माइक्रो फाइनेंस में बहुत कुछ देखना रहता है, एनबीएफसी में देखना होता है, बैंकिंग सेक्टर अलग होता है, बैंकिंग सेक्टर को पढ़ने की लैंग्वेज अलग है, एनबीएफसी को पढ़ने की लैंग्वेज अलग है, एफएमसीजी को पढ़ने की लैंग्वेज अलग है। एफएमसीजी के साथ साथ में आप अगर कंज्यूमर को कंपनी को पढ़ोगे तो उसकी लैंग्वेज डिफरेंट है। आप फार्मास्यूटिकल की इंडस्ट्री को पढ़ोगे उसकी डिफरेंट लैंग्वेज अलग है। तो डिफरेंट डिफरेंट इंडस्ट्री को पढ़ने के लिए साथियों डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेज की तरीका होता है। ऐसा नहीं कि आप फार्मास्यूटिकल को भी एक तरीके से देखोगे और आप कंज्यूमर प्रोडक्ट को भी उसी तरीके से देखोगे, आप एनबीएफसी बैंकिंग सेक्टर ऑटो इंडस्ट्री को भी सिमिलर ऐसे नहीं देख सकते। तो डिफरेंट डिफरेंट इंडस्ट्री को पढ़ने के लिए डिफरेंट डिफरेंट क्राइटेरिया रहता है। आपको अगर बैंकिंग सेक्टर पढ़ रहा है तो उसमें एनबीएफसी बैंकिंग सेक्टर, एनबीएफसी या माइक्रो फाइनेंस, उसमें आपको पीबी रेशो देखना होता है। कंज्यूमर है तो उसमें आपको वॉल्यूम की ग्रोथ देखनी पड़ती है। अगर आपकी सपोज करो कि केमिकल वाइज है या कोई ऐसी इंडस्ट्री है उसमें आपको ओपीएम देखना पड़ता है। तो बहुत सी चीज़ों को पढ़ने का बहुत से क्राइटेरिया रहते हैं। क्यों ऐसा हमेशा नहीं कि आप एक कोई फैक्टर पकड़ लो उसे आप बोलोगे ये मल्टीबैगर बन जाएगा, वो संभव नहीं है। तो साथियों आपको पढ़ना ज़रूर पड़ेगा। अगर आप पढ़ोगे नहीं तो नुकसान कर लोगे। लाइफ अगर आपको शेयर बाज़ार से बड़ा पैसा बनाना है तो आपको पढ़ना पड़ेगा, दूसरा कोई तरीका नहीं है। मैं आज शेयर बाज़ार गिर रहा है, 8 दिन से गिर रहा है, मेरे मस्तिष्क पे बिल्कुल भी तनाव नहीं है। क्यों? क्योंकि मैं निवेशक हूँ, मैं ट्रेडर नहीं हूँ। भाई मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, अल्टीमेटली बाज़ार चलेगा। और एक समय पे जाके आपके पास अगर अच्छी कंपनी आपने उठा के रखी है तो टेंशन नहीं लेना, वो 2 गुना 10 4 गुना 5 गुना होती हैं, नो डाउट हो जाएंगी। लेकिन अगर आप पैनिक करोगे, बेच दोगे, ख़राब कंपनी उठा लोगे तो वो एक समय पे आके अपनी वैल्यूएशन को ट्रैक करेंगी ज़रूर। अगर आपने हायर वैल्यूएशन पे उठा रखी है तो ट्रैक करेंगी। ऐसे मैं आपको 10 उदाहरण दे दूँगा। भाई एक समय था जब नेस्ले का जो पी था ना, प्राइस टू अर्निंग रेशो, वो 91 का चला गया था, आज 40 का चल रहा है। उसको ग्रोथ उसने 3 साल में कितनी की होगी? प्राइस एक जगह पर बना रहा, वो होता प्राइस वाइज कनेक्शन। प्राइस वाइज कनेक्शन नहीं हो रहा, टाइम वाइज करेक्शन हो रहा, मतलब उसी रेंज में घूमता रहा स्टॉक 3 साल तक। क्यों? क्योंकि पी रेशो महंगा हो गया था उसका, पहली बार। दूसरा एक और उदाहरण दे रहा हूँ मैं आपसे, मैं बिल्कुल प्रैक्टिकली बताऊंगा, वैसे ऐसा कोई भी आपको फैक्टर नहीं बताऊंगा कि यार चाहे आप एफएमसीजी के हिंदुस्तानी यूनिलीवर को देख लो। भाई एक समय पे पी रेशो वाइज इतना महंगा हो गया था कि वो सस्टेन ही नहीं कर पा रहा था। अभी की स्थिति में एशियन पेंट इतनी बड़ी कंपनी है, क्यों नहीं चल पा रही? क्योंकि वैल्यूएशन। भाई एक समय पे एक जो मैनेजमेंट है, एक की गाइडलाइन आती है कि ये नई मार्केट में बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा चल रहा है ग्रासिम की। और सिमिलर इंडस्ट्री में जो रिलायंस है, रिलायंस के या नारोलाइक है या तुम्हारा एशियन पेंट है, उनकी जो कौन कॉल आती है उसमें मैनेजमेंट बोलता है कि मार्केट के अंदर स्लो डाउन है। ग्रासिम वाले बोलते हैं कि नहीं, मार्केट में ऐसा कुछ नहीं है। तो बात ये है कि आपके पास प्राइसिंग पावर कितनी है, ये भी है। साथ में आपकी पी रेशो, आपका जो स्टॉक का पी है और जो इंडस्ट्री का पी है, वो कितना ऊपर नीचे चल रहा है, वो लेवल में आएगा। अगर ऊपर खरीदा है तो नीचे आ जाएगा, नो डाउट। आपको एग्जिट फ्रेमवर्क मालूम रहना चाहिए, आप कहाँ खरीद रहे हो, कहाँ बेच रहे हो और किस में भी ग्रोथ आ रही है। ग्रोथ आना बहुत ज़रूरी है। अगर आपकी किसी कंपनी में ग्रोथ नहीं आएगी तो आप ये जान रख लो कि बहुत जल्दी आपकी जो कंपनी का प्राइस है ना, वो या तो टाइम वाइज करेक्शन देगा या प्राइस वाइज करेक्शन देगा। टाइम वाइज करेक्शन कैसे देते हैं? जैसे बजाज हाउसिंग है, या बजाज हाउसिंग छोड़ो, बजाज फाइनेंस है, बड़ी कंपनी, नामी ग्रामी कंपनी है। एक टाइम पे अपने पीबी रेशियो से प्राइस टू बुक वैल्यू में बहुत महंगी हो गई थी, लेकिन 3 साल से कहीं नहीं गया, एक जगह ही है उसका प्राइस। क्यों है? क्योंकि वो टाइम वाइज करेक्शन दे रहा है। अब 20% 30% की ग्रोथ ला रही है, उसके बाद भी उसका प्राइस एक जगह सस्टेन बना हुआ है। क्यों? क्योंकि वो प्राइस टू बुक वैल्यू के हिसाब से महंगी हो चुकी थी। नेस्ले है, नेस्ले पिछले 3-4 सालों से ग्रोथ नहीं कर रहा, मतलब सिंगल डिजिट में ग्रोथ कर रहा है। पहले वो 13-14-15% की ग्रोथ कर रहा था, अब वो सिंगल डिजिट में ग्रोथ कर रहा है, तो प्राइस उसका बढ़ ही नहीं पा रहा। ऐसा नहीं है आप सोचो कि शेयर को कुछ भी ले लो, कुछ भी खरीद लो। अगर कंपनी की ग्रोथ आ रही है, कंपनी का शेयर बढ़ रहा है, तो वो 2 ही चीज़ पे बढ़ेगा, या तो कंपनी की टॉप लाइन बढ़े, बॉटम लाइन बढ़े, अर्निंग ईपीएस बढ़े, अर्निंग प्रति शेयर बढ़, और आरओसी आरओई डबल डिजिट में रहना चाहिए। प्रमोटर होल्डिंग ना बेच रहा हो, और दूसरे पास उसके पास में प्राइसिंग पावर हो कि वो अपना जो माल है वो 2 रुपये महंगा भी बेच सके।
आपके पास प्राइसिंग पावर नहीं है तो आप ना मार्केट में बीट नहीं कर पाओगे। मार्केट में बीट करने के लिए आपको प्राइसिंग पावर भी चाहिए। आपको ये भी देखना चाहिए कि आप दूसरी कंपनी का मार्केट गेन कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे। ये सब चीज़ें देखनी होती हैं। साथियों, आज के लिए इतना ही। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। धन्यवाद। थैंक यू।